हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये मैथ का गेस क्वेश्चन चल रहा था जिसका अब तक 3 पार्ट को लोड कर दिया गया है। आज एक पार्ट 4 वीडियो होगा, तो बिना भी स्किप किए हुए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठाएं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में आने वाला है, 100% गारंटी है। तो आप बिल्कुल इसको कॉपी कलम लेकर बैठे और इसको छाप लें। और अगर आप नहीं देखें अब तक के 3 वीडियो को तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जो घंटे है उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। तो आज आइए, आज पहला सवाल हम लोग देखने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये लिख क्या रहा है? लिख रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। तो हल करते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसी का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो यहां से लिखिए आप, तो tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां से वैल्यू को पुट कीजिए। ये तो 2 गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 9 बटा कितना है 9 नहीं, ये कितना आ जाएगा 3 आएगा। 3 बटा क्या होगा 4 माइनस 3 बटा 4, तो ये फाइनली कट जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। ये फाइनली आंसर क्या होगा 2 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ये भी सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो कैसे हम लोग करेंगे आइए देखिए। लिख रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उससे लसा भी ज्ञात करें। देखिए लसा भी निकालना और मौसा भी निकालना है, लेकिन कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। बिल्कुल बारीकी से समझिए, इस टाइप के सवाल आने की पूर्ण संभावनाएं और ये सवाल आने का पूर्ण गारंटी है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, इसका हल निकालेंगे। देखिए कितना कितना दिया हुआ है 96 और एक दिया हुआ है 404। कितना दिया हुआ है 404। तो 96 को गुणनखंड करने आता आपको, इस तरह से तोड़ देंगे। 96 2 से भागा लगाएंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए हमारे पास 2 गुने 5 है 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया। अब 404 को तोड़ लेते हैं। 404 2 से भाग लगाएंगे तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 101 आ जाएगा। अब देखिए टूटेगा नहीं, तो फाइनली आ जाएगा 2 गुने 101 आ जाएगा। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड करने आता है सबको। अब निकालना है मौसा। तो देखिए HCF ऑफ 96, 404। तो मौसा कैसे निकाला जाता है ये पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है। तो दोनों में 1 2 इसमें भी मिला और 1 2 इसमें भी मिला। जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो 2 लिख देंगे। फिर देखिए इसमें भी 1 2 मिल रहा है, इसमें भी 1 2 मिल रहा है, तो फिर लिख देंगे। अब देखिए इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी अब किसी को मिल नहीं रहा है। तो इसमें मिल रहा है नहीं तो उसमें मिल रहा है, दोनों में लगातार नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों में कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो HCF हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 नहीं 4 आ जाएगा। अगर हमको LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM 96 404 का, तो कैसे करेंगे। देखिए प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है लेकिन प्रोसेस लगभग क्या है वही है। करना क्या है कि पहले जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख देंगे। तो दोनों में मिल रहा है A2 और A2 मिल रहा है,
तो 2 गुने 2 लिख देंगे, 2 मिला था दोनों में से। अब देखिए दोनों में नहीं मिल रहा है, अब बचल कुचल सबको लिख देंगे। ये दोनों में मिल रहा था उसको तो लिख ही दें, अब जो बचल कुचल है सारा को लिख देंगे। इसमें बचल है देखिए 2 और 2, ये दोनों बचल था लिख दिए, एक और 2 बचा हुआ है तो इसको भी लिख देते हैं। फिर एक 3 बच रहा है, 3 को भी लिख देंगे। और इसमें देखिए ये 2 2 तो लिखा हुआ है, 101 बचा हुआ है तो इसको भी क्या कर देंगे, लिख देंगे 101 को। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, इतना सारा आ गया। अब ये सबको गुना कीजिएगा तो 96 96 आएगा। कितना आएगा, 96 96, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आने की पूरी संभावना है, आने की 100% गारंटी है। तो आइए कैसे इसको सोल्व करते हैं। लिख रहा है क्या कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका हल हम लोग निकालते हैं। देखिए हमारे पास बहुपद दिया हुआ है px = बहुपद को किससे सूचित करते हैं, px gx rx mx, ये सबसे डिनोट करते हैं। तो px बराबर क्या है, x³ - 3x² + x + 1, ये दिया हुआ है। तो हमारे पास a का मान देखिए, हमारे पास क्या है, a का मान कुछ नहीं तो 1 है, b का मान कुछ नहीं तो 3 है, c का मान कुछ नहीं तो 1 है, और d का मान कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमको निकालना है a और b का मान। किसका निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो देखिए 3 शून्य दिया हुआ है, एक है a - b और एक ये है और एक है a + b। यानी हमारे पास देखिए अल्फा का मान क्या है, a - b है, बीटा का मान क्या है, a है, और गामा का मान कितना है, a + b है। अब देखिए इसी में से a b का मान निकालना, a का भी मान निकालना और b का मान निकालना। तो हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद में अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। इसी पर पुट करते हैं हम लोग वैल्यू को। देखिए अल्फा की जगह क्या है, a - b है, बीटा की जगह क्या है, a है, तो a को पुट करेंगे। गामा की जगह क्या है, a + b है, पुट कर दिए। और b की जगह क्या है, -3, पहले माइनस लगा हुआ फिर -3 है, और a की जगह कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, a- और a+ कट गया, a और a कितना, 3a आ जाएगा। देखिए a माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा। फाइनली एक ही बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए a का तो मान निकाल दिए हम लोग, अब b का मान निकालना है। तो हम लोग को पता है कि अल्फा × बीटा × गामा फॉर्मूला क्या होता है, -d/a। -d/ क्या होता है, a होता है। अल्फा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू देखिए है a - b है, बीटा का वैल्यू a है, गामा का वैल्यू क्या है, a + b है, d का मान पता है कि 1 है, तो ये क्या होगा, -1 बट्टा में क्या, 1। अब देखिए हम लोग को पता था कि अल्फा का वैल्यू इतना है, बीटा का वैल्यू इतना है और गामा का वैल्यू इतना है। अब देखिए आगे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मान हम लोग लाए, a का मान कितना लाए, 1 लाए। इस वैल्यू को पुट करते हैं, 1 माइनस क्या होगा, b इंटू में 1 इंटू 1 + b बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। देखिए a - b और a + b, a - b इंटू a + b, 1 से गुना करेंगे 1 ही रह जाएगा। तो a² - b² पर काम कर जाएगा, बराबर क्या, -1। a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। फाइनली 1 आएगा, -b² और ये -1, ये -1, ये प्लस में 1 उधर जाकर माइनस में, फाइनली -b² बराबर क्या होगा, -1 और -1। तो ये फाइनली आ जाएगा -b² बराबर -2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, इसलिए b बराबर क्या होगा, ± अंडर रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए आंसर
ए का मान इतना आया था 1 आया था और बी का मान आया ±2, यही क्या होगा दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अब डिस्कस करते हैं। ये भी सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है और आने की 100% गारंटी है, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल अगरबत्ती लगा के छाप लेंगे। आइए देखिए ये सवाल क्या है। देख रहा है दो संख्याओं का मौसक 13 तथा लसक कितना 182, उनमें से एक संख्या क्या है 26 है, तो दूसरी संख्या क्या करना है निकालना है। अब आइए देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है, हल करते हैं इसको। देखिए हमारे पास मौसक कितना है, मौसक बराबर दिया हुआ हमारे पास 13, लसक कितना है, लसक बराबर क्या है 182 है, पौसा बराबर कितना है, पौसा यानी पहली संख्या, पौसा मतलब पहली संख्या कितना है 26 है, निकालना है दूसरा मतलब दूसरी संख्या निकालना है। देखिए मौसा 13 है, लसक क्या है 182 है, पौसा बराबर क्या है 26, दूसरा निकालना है मतलब पहली संख्या 26 तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए इसके लिए बहुत आसान सा सवाल आपको है ये बनाने के लिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि लस गुने मस, लस गुने मस बराबर होता है पस गुने दूस। क्या होता है देखिए फॉर्मूला होता है लस गुने मस बराबर पस गुने दूस, लस गुने मस बराबर पस गुने दूस होता है। इसी फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। अब वैल्यू को पुट कीजिए, लस कितना हमारे पास 182 है, क्या है 182 है, मौसा हमारे पास दिया हुआ 13 है, देखिए पौसा दिया हुआ 26 और दूसरा निकालना है तो रहने देते हैं दूसरा। इसको कट करिए, देखिए ये 13 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से काटिए, 2 9 18 और 2 1 है 2, तो फाइनली दूसरा बराबर क्या आ गया 91, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, एक प्रोबेबिलिटी का सवाल और आने की पूर्ण संभावना है इस सवाल को भी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। लिख रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद अतिरिक्त निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद क्या होगा लाल होगा, गेंद लाल नहीं होगा। ये दो चीज निकालना है कि गेंद लाल होगा और गेंद लाल नहीं होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद हमारे पास कितना है 3 गो है, काली गेंद की संख्या तो ये कितना है, काली गेंद 5 है, लाल गेंद 3 है, काली गेंद कितना 5, तो कुल गेंद बात करेंगे। कुल गेंद मतलब क्या NS का वैल्यू हम लोग, कुल गेंद मतलब NS, तो देखिए 3 + 5 तो टोटल कितना गेंद हो गया 8, मतलब हमारे पास कुल गेंद की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। अब पहला प्रायिकता निकालना है कि लाल हो, इसमें से बोला जाता है कि दोनों मिक्स किया जाता है और उसमें से एक गेंद निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद क्या होगा लाल होगा। तो लाल गेंद हमारे पास क्या हुआ है टोटल, तो लाल गेंद 3 हुआ, यानी लाल गेंद निकलने की संभावनाएं कितने हैं 3 है। अगर पहला हम सवाल को देखें तो एनी का वैल्यू कितना हो जाएगा, गेंद कितना निकल सकता है लाल, तो 3 निकल सकता है, यानी ऑप्शन हमारे पास कितना है 3, और टोटल NS का वैल्यू कितना है 5, 3 + 5 तो कितना 8। तो अब प्रायिकता अगर हम निकालते हैं P लाल गेंद की प्रायिकता निकालते हैं तो एनी बाई क्या होता है NS, प्रायिकता बराबर होता है एनी बाई क्या NS। तो हमारे पास आ गया देखिए एनी बाई NS। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो एनी का वैल्यू कितना है 3 है और NS का वैल्यू 8 है, तो यही एक क्या होगा आंसर होगा। और दूसरा सवाल का अगर हम सॉल्यूशन करें तो बोल रहा है कि लाल गेंद नहीं होना चाहिए, लाल गेंद नहीं होना चाहिए, निकालना तो है लेकिन लाल गेंद नहीं होना चाहिए।
तो एन का वैल्यू अगर यहाँ हम देखें तो लाल गेंद नहीं निकलेगा तो काला गेंद तो निकलेगा ना भाई। कोई एक गेंद निकालना है, बोल रहा है कि लाल नहीं निकलना चाहिए, तो कौन निकलेगा? काला निकलेगा। तो काला गेंद क्या है? 5 है, यानी एन का वैल्यू कितना है? 5। अब देखिए पी प्रायिकता निकाल लेते हैं। लाल नहीं होना चाहिए, लाल गेंद नहीं, इसकी प्रायिकता निकालना। तो क्या होगा? एन बाई क्या होगा? एनएस होगा। एन बाई क्या होगा? एनएस होगा। तो देखिए वैल्यू को पुट कीजिए, तो ये 5 हो गया एन का वैल्यू और एनएस का वैल्यू क्या है? 8। इसलिए आंसर क्या होगा? 5/8। तो एक आंसर आपका आया 3/8 और एक आंसर आया 5/8। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले। ये भी सवाल बहुत ही शानदार सा सवाल है और आने की 100% गारंटी है। ये बहुलक निकालना हम लोग को, तो गौर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल। आइए लिख रहा है क्या? दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। क्या निकालें? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? बहुलक निकालने के लिए करना क्या? तो बहुलक निकालने के लिए ये देखिए, ये प्राप्तांक जो दिया हुआ है ये वर्ग अंतराल का काम करेगा और जो ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है ये बारंबारता का काम करेगा। किसका काम करेगा? बारंबारता का काम करेगा। तो इसमें एक निकालना रहता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकालना रहता है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकाला जाता है? बहुलक वर्ग निकालने की क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग निकालते हैं? तो उसके लिए करना क्या होता है कि इसमें देखना होता है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है। तो 2, 3, 7, 6 ये सब में सबसे बड़ा कौन मिल रहा है? तो सबसे बड़ा कौन है? 7 है। इसलिए बहुलक वर्ग अगर निकालना चाहेंगे तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 40 से लेकर 55 हो जाएगा। बहुलक सबसे ज्यादा क्या है? सब बारंबारता सबसे ज्यादा 7 है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना होगा? 40 से 55। बहुलक वर्ग उसी को कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 7 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा? 40 से 55 हो जाएगा। 40 से कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब यहां से देखिए बहुलक वर्ग निकल गया। अब इसमें से अगर हमको एल का मान निकालना है, निम्न सीमा निकालना है, तो ये निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर इसमें हमको एच का मान निकालना है तो ये 55 में से 40 को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एच का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। गैपिंग कितना चल रहा है? 10 और 25 के बीच 15 का गैप है। इसी तरह 25 और 40 के बीच 15 का गैप है। तो एच का वैल्यू निकल गया। अब हमको देखिए निकालना है, देखिए ए क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। और 1 से पहले क्या होता है? 0 होता है, इसलिए ए वैल्यू किसका हो जाएगा? F0 का। और 1 के आगे क्या होता है? 2 होता है, यानी F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखिए F1, F2, F0 निकालने के लिए सीख गए आप लोग। तो देखिए हमारे पास क्या है? F0। F0 का मान कितना है? 3 है। F1 का मान अगर निकालना है तो कितना हमारे पास है? तो F1 कितना है? 7 है। और F2 अगर निकालना है तो F2 का वैल्यू कितना है? 6 है। तो देखिए 0 आता है तो 1 आता है, तब क्या आता है? 2 आता है। इस तरह से हम लोग को कर लिए। अब देखिए बहुलक निकालना है। बहुलक क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होता है? F2 होता है। और N2 में क्या होता है? H होता है। अब देखिए इसी को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो कैसे करना है सोल्यूशन वो देखिए। L का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। L का वैल्यू कितना है? 40 है। 40 को पुट कर देंगे प्लस F1 का वैल्यू कितना है? 7 है। 7 को रखेंगे हम लोग माइनस F0 का मान कितना है? 3 है। 3 को पुट कर देंगे, नीचे आइए 2N2। देखिए F1 का मान हमारे पास 7 है। 7 को पुट कर देंगे माइनस F0 का मान कितना है? 3 है। 3 को पुट कर देंगे माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 6 है। 6 को पुट कर देंगे और गुना में कितना रहेगा? ये देखिए एच का मान रहेगा। एच का मान कितना है? 15 है। 15 को यहाँ से पुट कर देंगे। अब कैलकुलेट करते हैं। ये तो 40 का 40 रह जाएगा, 7 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये देखिए 7 में 14 हो जाएगा। 14 माइनस 6 और 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। और गुना में कितना रहेगा? 15 रहेगा। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 40 के 40 लिखा जाएगा,
ये 4 बटा क्या होगा 9, ये 14 में से 9 घटा दीजिए तो क्या होगा 5 और गुना क्या 15 आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए तो ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। अब हमारे पास आ गया 40 प्लस 4 दिया 12, तो 40 और 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपको टोटल 52 आ जाएगा। यही क्या होगा बहुलक आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिख रहा है वो देखिए। लिख रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 2 ठोस घन है, इस तरह का है, एक घन इस तरह का हो गया और एक घन और इस तरह का है, और बोल रहा है कि दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की, इसका भी और इसका भी 64 सेंटीमीटर की। बोला जाता है कि दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दोनों को हम लोग को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि इससे जो प्राप्त हुआ, इससे जो प्राप्त हुआ, पहले मान लेते हैं कि ए था ए बी सी और डी और ई और एफ इस तरह का था। पहले ए बी सी डी इस तरह का था, इस तरह का, फिर ए को इस तरह से आ गया, दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया आपस में। अब इसी का क्या करना है, हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को हल लिखते हैं। हल करना क्या है, देखिए घन का आयतन बराबर कितना दे दिया, 64 दे दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा। कितना सेंटीमीटर क्यूब, 64। घन का आयतन हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर क्या होगा 64। इधर क्यू है तो उधर क्या होगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, इसलिए ए बराबर कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 64। तो फाइनली ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हम लोग को इस घनाभ क्या क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ के लिए जो नया ठोस बना है घनाभ, घनाभ के लिए अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 और 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो एल का मान कितना हो जाएगा, ये आपको 4 + 4 बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर बी का मान देखें तो ये तो इतने रहेगा ना, मतलब क्या रहेगा 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, और एच का भी वैल्यू कितना रहेगा, 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि एल लंबाई में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा। अब देखिए हम लोग घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे, तो पुट कीजिए। 2 × लंबाई का मान कितना है 8, चौड़ाई का मान 4 प्लस BH, B का भी मान 4 है और H का भी मान कितना है 4 है, प्लस HL, H का मान तो 4 है लेकिन L का मान कितना 8 है, इसको आप गुना कीजिए। तो 2 × ये हो जाएगा 32 और ये क्या होगा 16 और ये क्या होगा 32, सबको जोड़िए तो देखिए आपको कितना आ जाएगा, 2 × 6 2 8 8 2 10 यानी 0 आ जाएगा, 3 1 4 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा। फाइनली इसको गुना कीजिएगा तो 2 × 80 तो कितना हो जाएगा 160, यही क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान सा डिस्कस करने वाले हैं, ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत शानदार सा सवाल है, और देखिए कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। लिख रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। किसका निकालें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, जिसकी परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसका परिधि हमको 44 सेंटीमीटर है, लेकिन उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये आपके पास मान लेते हैं एक क्या है, वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, और इसका परिधि दिया हुआ कितना 44 सेंटीमीटर। हम लोग का सॉल्यूशन अगर देखते हैं इसका, तो परिधि हमारे पास दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितना दे रखा हम लोग को, तो परिधि दे रखा है 44 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, बराबर क्या है 44।
अब देखिए वैल्यू को रखते हैं तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुना में r बराबर क्या होगा 44। इसको काट दीजिए, 22 दूनी क्या होगा 44 और 2 से 2 क्या होगा एक बार में कट जाएगा। तो 1 गुने अगर हम लोग 7 करेंगे तो r का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो r का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। चतुर्थांश क्या होता है तो देखिए ये आपका वृत्त है, इसको 4 बराबर भाग में बांट दीजिए। क्या बांट दीजिए 4 बराबर भाग में। तो इसका जो प्रत्येक भाग होगा, ए वाला एक भाग हुआ और एक ए भाग हुआ और एक भाग हुआ और एक भाग हुआ, तो प्रत्येक को क्या कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। कितने बराबर भाग में 4। तो कितना से भाग देंगे 4 से भाग देंगे। जब 4 बराबर भाग में बांटना है तो 4 से भाग देंगे। तो पाई का मान 22/7 हो गया। और बट्टा में देखिए ये तो 4 रह जाएगा अपना खुद का, और r का वैल्यू हमको पता है 7 गुने 7 हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं। यहाँ पर कितना ला चुके हैं 7। तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं। अब कट कीजिए, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और ये क्या होगा 11 गुने 22। तो ये कितना हो जाएगा 11 गुने 7 करेंगे तो क्या होगा 77। 77/2। तो ये देखिए इसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा 2 तिया 6 और 2 8 16 यानी 38 क्या होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको कैसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लिख रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण क्या है BAC। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू क्या होगा CD होगा। तो हम लोग को पहले जो साबित करना है उसको लिख देंगे। पहले इस क्वेश्चन का अगर हल हम देखें तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। बोला है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम है ABC। ABC एक त्रिभुज बना लिए A B और C। ABC त्रिभुज को बना लिए। अब बोला क्या कि कोण जो है एक और आगे बोला है कि भुजा BC पर एक बिंदु D, भुजा BC पर एक बिंदु मान लेते हैं एक क्या है D है, और इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC मतलब A वाला इस तरह का कोण होगा ADC। कौन ADC मतलब इस कोण का बात कर रहा है ADC इस कोण का। फिर लिख रहा है कोण BAC तो इस कोण का बात कर रहा है। अब हम लोग को इसी में साबित करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना ये है कि CA स्क्वायर बराबर क्या होगा CB इंटू में क्या होगा CD होगा। यही साबित करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू में क्या होगा CD होगा। अब चलिए देखिए परमाण में हम लोग चलते हैं। कहां से चलते हैं परमाण। तो परमाण में हम लोग चलते हैं। देखिए दो त्रिभुज में चलेंगे, एक बड़ा वाला में और एक छोटा वाला में। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज चलते हैं ADC में। त्रिभुज ADC ये दोनों में चलते हैं। देखिए क्या क्या होता है। हम लोग को ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। क्या करना है समरूप करना है। तो कैसे समरूप होगा आइए देखिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो कोण C जो है ABC में भी कोण C है और इसमें भी है ADC में भी। तो कहने का मतलब है कि कोण C जो होगा इसमें भी आ रहा है, कोण C उसमें भी आ रहा है। तो ये कौन सा कोण हो गया उभयनिष्ठ। ये क्या हो गया कोण उभयनिष्ठ हो गया। और एक चीज और पहले से दे रखा है कि कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण दिया है, कौन दिया है ADC दिया है। कौन दिया है ADC दिया हुआ है। इसको लिख देंगे कि ये क्या है दिया है, ये क्या है दिया है। अब देखिए अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं,
किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। देखिए ABC समरूप त्रिभुज क्या होगा, ये थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे। इधर से C कोण जो है C के इक्वल है, तो C सबसे लास्ट में गया, तो इधर से भी C सबसे कहां जाएगा, लास्ट में। इधर से कोण देखिए, इधर से जो कोण है A जो है किसके बराबर है, D के बराबर। तो इधर जो A लिखा गया पहले, तो D कहां जाएगा, पहले आ जाएगा, मतलब D आ गया। इसके बाद देखिए हमारे पास करना क्या है कि A पहले था तो D पहले लिखा गया, A यहां से C लास्ट में था तो C क्या हो गया, हमारे पास लास्ट में चला गया। अब देखिए बीच में क्या बच जाएगा, A बच जाएगा, क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। बीच में क्या बच जाएगा, A आ जाएगा, और ये कहां से हो जाएगा, A समरूपता से हो जाएगा, A समरूपता से आ जाएगा। अब देखिए यहां से निकाल लेते हैं, क्या लाना है, CA लाना है, क्या लाना है, CA लाना है, क्या लाना है हम लोग को, CA लाना है। तो कैसे आएगा, यहां से देखिए CA को निकालते हैं, तो इधर से क्या निकलेगा, CD निकलेगा, क्या निकलेगा, CD निकलेगा, और CA बाई में क्या होगा, CB हो जाएगा। देखिए इसी तरीका से एक और हमको निकालना है CB, क्या निकालना है, CB। तो वो CB यहां से निकलेगा, देखिए CB जो है यहां से निकलेगा, ये निकल गया CB, तो इधर से क्या निकलेगा, देखिए इधर से क्या निकलेगा, CA निकलेगा। अब इसको कहां से निकाल लें, तो इसको बोलते हैं CPST, क्या बोलते हैं, CPST, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ क्या, सिमिलर ट्रायंगल। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत जो भुजा होते हैं, संगत कोण जो होते हैं, तो संगत भुजा तो समानुपाती निकलता है, लेकिन संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर निकलता है। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो ये आ जाएगा CA स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CB इंटू में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और इसी को क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और ये आपका क्या आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो डिस्कस करने वाले हैं कितने नंबर क्वेश्चन, तो 10। ये भी बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। लिख रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करें, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद कितना है, 73 है। 16वां पद कितना है, 73 है। और निकालना, देखिए हम लोग को निकालना है, इस सवाल का अगर हल करें हम लोग तो क्या निकालना है, लिख रहा है 31वां पद, मतलब T31 का मान निकालना। कौन सा पद को, 31 को। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर A, सारवंतर बराबर क्या, D। अब देखिए दिया हुआ क्या हमारा कि 11वां पद कितना है, 38 है, मतलब दिया हुआ है कि T11 बराबर क्या है, 38। तो T11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D, T11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D बराबर क्या होगा, 38। इक्वेशन नंबर पहला। फिर इसी तरह से और लिखा है कि 16वां पद, तो T16 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 73। T16 का वैल्यू कितना है, 73। तो T16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D लिखेंगे, A प्लस कितना लिखेंगे, 15D बराबर क्या है, 73। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ए इक्वेशन नंबर पहला और ए इक्वेशन नंबर दूसरा, दोनों इक्वेशन से हम लोग को A और D का मान निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन दोनों को घटा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो पहला इक्वेशन क्या है, देखिए आपके पास लिख रहा है A प्लस 10D बराबर क्या है, 38, और इधर से लिखा A प्लस 15D बराबर क्या है, 73। कितना है, 73। अब दोनों को घटा देते हैं, अब दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ए प्लस तो क्या होगा माइनस, ए प्लस तो क्या होगा माइनस, ए प्लस तो क्या होगा माइनस, ए कट जाएगा हम लोग को, ये कितना बचेगा, माइनस 5D बचेगा। यहां से घटाएंगे, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा।
ये 6 में से 3 चलाएगा, 3 चल जाएगा तो एक माइनस में बचेगा, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 सत्ते 35 यानी डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब डी का मान रख देते हैं, डी का मान फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर, पहला इक्वेशन में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है कितना है, a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर कितना है, 38 है। देखिए a का मान हमारे पास नहीं है, रहने देते हैं, लेकिन 10 गुने d का मान है कितना है, 7 है, बराबर क्या है, 38। तो देखिए a प्लस 10 सत्ते 70 आ जाएगा, बराबर क्या, 38। अब देखिए हमारे पास a प्लस में है, उधर जाकर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70, तो फाइनली आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचेगा, और 6 में से 3 चला जाएगा, 3 बचेगा, यानी माइनस कितना होगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है क्या, t 31वां पद, केमा पद निकालना है, 31वां। तो निकालेंगे यहाँ से, चूंकि t 31, तो ये क्या लिखाएगा, a प्लस 30d लिखाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, a का वैल्यू है -32 प्लस 30 गुने d का मान हम लोग को पता है कितना, d का वैल्यू यहाँ से देखिए आप, पता है आपको, तो 7 है, तो इसको रख देते हैं। तो ये हो जाएगा -32 प्लस ये क्या होगा, 210 आ जाएगा। घटाइए यहाँ से, 10 में से ये देखिए यहाँ से 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बचेगा, ये 10 में से 3 चला जाएगा, 7 बचेगा, और ये फाइनली क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको डिस्कस करने वाले ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग गौर से आप लोग समझिएगा और बहुत आसान तरीका से इसको सोल्व कर लेंगे। लिख रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, इसी को सोल्व करना है। तो आइए हल करते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से इसको सोल्व करना है। हम लोग को दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 11, इक्वेशन नंबर क्या होगा, पहला। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4y बराबर क्या है, -24, इक्वेशन नंबर क्या है, दूसरा। देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन में x का देखिए गुणांक बराबर है, 2x a भी है, 2x a भी, दोनों आपस में बराबर है, a प्लस में है, a भी प्लस में है, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारे पास आया 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 11, ये है 2x माइनस 4y बराबर क्या है, -24। अब आइए नीचे, ये प्लस में है क्या, माइनस में है तो क्या है, प्लस में, और ये माइनस में है तो क्या है, प्लस में। ये क्या होगा, कट जाएगा, 2 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इधर से देखिए 24 और 11 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 और 2 और 1 कितना होगा, 3, इसको कट कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 5, y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला समीकरण में रखते हैं। पहला समीकरण क्या लिख रहा है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11 लिखा हुआ है। वैल्यू को रखिए, 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है, 5 बराबर क्या है, 11। ये हो जाएगा 2x प्लस क्या होगा, 15 बराबर क्या है, 11। ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो 2x बराबर क्या होगा, 11 माइनस 15, तो फाइनली आ जाएगा 2x बराबर क्या आएगा, -4। इसको कट कर दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास x का मान आ गया -2, x का मान कितना आ गया, -2। दोनों वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू आ गया। अब निकालना हमको m का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को दिया हुआ है, चूंकि y बराबर क्या है, mx प्लस 3, लेकिन y का मान लाए हम लोग, कितना लाए, देखिए y का मान 5 है, 5 को पुट कर देते हैं, और m इंटू x का वैल्यू पता है -2, तो -2 को पुट कर देते हैं, प्लस क्या 3,
ये 3 प्लस में इधर आकर माइनस में आ जाएगा, तो 5 माइनस क्या होगा 3 बराबर ये -2m हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा 2 बराबर क्या -2m, ये एक बार में कट जाएगा, ये माइनस इधर ले लाएंगे तो कितना हो जाएगा m बराबर -1 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12 को डिस्कस करने वाले ये भी सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। तो क्या कहता है, लिख रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच का दूरी कितने मात्रक है 10 मात्रक है। दो को बिंदु इसमें दिया है, एक P दिया और एक Q दिया है। तो देखिए यहां से हम ले लेते हैं P और इसी तरीका से यहां से ले लेते हैं Q, और ये दोनों के बीच का दूरी कितना है 10 मात्रक है। कितना मात्रक है 10 मात्रक है दोनों के बीच का दूरी। P का नियामक दिया है, कितना दिया है 2, -3 और Q का नियामक दिया है कितना 10, y कितना दिया है 10, y। अब हम लोग को निकालना है कि y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो हम लोग देखिए इसका हल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हल निकाल लेते हैं। P का नियामक दिया हुआ है कितना 2, -3, Q का नियामक दिया हुआ है 10, y और PQ का दूरी दिया हुआ है कितना 10 मात्रक। कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। तो चूंकि हम लोग देखिए दूरी सूत्र से क्या लगाएंगे दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र में क्या होता है √of x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 और ये क्या होगा y1 और ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। देखिए फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 10, बराबर कितने मात्रक है 10। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये अंडर रूट है तो उधर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। x1 का वैल्यू पता है हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 माइनस क्या है और x2 का वैल्यू 10 है, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 है और y2 कितना है हमारे पास तो y है खुद, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। देखिए तो आपको पता है देखिए ये फार्मूला पे चला जाएगा, ये तो बच जाएगा -8 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए ये माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा माइनस और 3 प्लस क्या होगा y और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों में से y को कॉमन करते हैं बराबर क्या होगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, 8 का स्क्वायर 64, ए प्लस में उधर जाकर माइनस में, और ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं या तो रहने देते हैं। ये हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर, इधर से देखिए ये तो 100 का 100 रह जाएगा हमारे पास। ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस में इधर उधर जाकर माइनस में। अब देखिए ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 36, ये स्क्वायर है तो उधर जाकर अंडर रूट चला जाएगा लेकिन प्लस माइनस के साथ, तो ये बचेगा 3 + y, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + y बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे देखिए हम लोग बारी बारी से करेंगे कि जब 3 + y बराबर क्या होगा 6 होगा, कितना होगा एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो एक प्लस में उधर जाकर माइनस में y बराबर क्या होगा 6 - 3, तो फाइनली यहाँ पर कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा y बराबर 3 आ जाएगा, एक वैल्यू y बराबर 3 आया। इसी तरीका से लेके चलेंगे जब क्या 3 + y बराबर लेके चलेंगे -6, तो एक प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो y बराबर क्या होगा -6 और -3, तो y बराबर क्या होगा -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो हमारे पास y का दो मान आया, एक आया 3 और एक आया 9, यही क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने वाले किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। लिख रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। तो LHS से चलेंगे, कहां से चलेंगे LHS से चलेंगे, कहां से चलेंगे भाई LHS से। लिख रहा है tan 48 डिग्री, N2 में tan 23 डिग्री, N2 में tan 42 डिग्री, N2 में tan 67 डिग्री बराबर लाना है कितना हम लोग को 1 लाना है। तो LHS से चलेंगे,
तो देखिए इसको हम लोग 48 और 42 जोड़ेंगे कितना 90 आ जाएगा, और 23 और 67 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये दोनों का जोड़ा चल रहा है। तो देखिए ये दोनों को पहले रहने देते हैं, tan 48 को रहने देते हैं और tan 23 को रहने देते हैं। ये दोनों को चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 जाएगा 42 रह जाएगा, कोई तरह का फर्क नहीं पड़ा। इसको भी चेंज कर देते हैं tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, कितना कर देते हैं 90 में से 23 घटा देंगे कितना बचेगा 67, और आगे बढ़ाते हैं। ये tan कितना हो जाएगा आपके पास 48 डिग्री। ये देखिए हमारे पास देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, इसको लाते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 48 डिग्री आ जाएगा। इसको आप लिखते हैं ये कितना है tan 23 डिग्री है, इनटू में देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी कि आ जाएगा cot 23 डिग्री। अब देखिए tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और ये भी देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 गुने 1 बराबर क्या होगा 1 बराबर क्या, इसी को RHS में क्या करना था प्रूव्ड करना था, RHS में क्या करना था प्रूव्ड करना था। नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल और प्यारा सा सवाल है, तो इस सवाल को आप देखिए कि किस तरह से बनाया जाता है और आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, तो इस सवाल को बिल्कुल आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन आज दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए हमारे पास दो वृत्त है, कितना वृत्त है दो वृत्त है। एक ये वाला वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या मान लेते हैं r1 है। एक और वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग r2 है। और एक बड़ा सा वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कि r3 है। इसका त्रिज्या कितना मान लेते हैं r3 है। तो बोला कि ये दोनों वृत्तों के परिधियों का जो योगफल होगा इस वृत्त के परिधि के क्या करेगा बराबर करेगा। ये दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल जो होगा इस वृत्त के परिधि के क्या होगा इक्वल करेगा। ये पहला वृत्त मान लेते हैं, ये दूसरा वृत्त, और ये क्या तीसरा वृत्त। तो हम लोग को देखिए r1 का वैल्यू अगर इसका हल निकालें हम, तो हमारे पास r1 का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर है, और r2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और r3 निकालना है, इसको रख देते हैं। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं, कहां से चलते हैं प्रश्न से। तो देखिए लिख रहा है कि तीसरा वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा पहला प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के क्या होगा परिधि के इक्वल करेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, तो इसका त्रिज्या कितना है r3 है, इसका त्रिज्या क्या है 2 पाई r1 है, और इसका त्रिज्या क्या है 2 पाई r2 है। देखिए इसमें से कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कितना होगा ये देखिए ये है 2 पाई r3 है बराबर देखिए 2 पाई कॉमन करते हैं तो यहां से बचेगा r1 और यहां से क्या बचेगा r2 बचेगा। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, हमारे पास आ गया r3 बराबर r1 प्लस r2 आ गया। r1 प्लस क्या आ गया r2 आ गया। अब देखिए यहां से वैल्यू रखते हैं, r1 का वैल्यू हमारे पास है कितना है 14 है, और r2 का वैल्यू कितना है 7 है। तो ये आ जाएगा 14 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 21, और 21 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। कितना सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं, और ये सवाल 100% 110% आने की संभावना है। तो इस सवाल को तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे और बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही बेहतर तरीका से आपको बताने वाले हैं जो कि शायद आपको कभी ऐसा नहीं सीख पाए होंगे। तो आइए इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। लिख रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। हम लोग को साबित करना है कि √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो अगर हम लोग को साबित करना है √3 एक अपरिमेय संख्या, तो उसको उल्टा लेकर चलेंगे कि यह एक क्या है परिमेय संख्या है, यह एक क्या है परिमेय संख्या, ऐसा मानेंगे। तो मान लेते हैं इसको, माना कि √3 एक
परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो किस रूप में होता है, p/q के रूप में, बराबर क्या होगा, √3। इसको लिख देंगे कारण में परिभाषा से। कहां से लिख देंगे, कारण में परिभाषा से। इसका कारण क्या देंगे, परिभाषा से। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा p² बट्टा क्या होगा, q इंटू q हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए एक q को यहां से यहां ले चल जाइए, तो ये बच जाएगा p² बट्टा में q बराबर क्या होगा, 3q हो जाएगा। अब इसमें से करना क्या है कि ये देखिए पूर्णांक हो गया, ये देखिए पूर्णांक बाई पूर्णांक है, इधर क्या देखिए इसको लिखेंगे p² बाई में क्या है, q। यह एक प्रकार के क्या है, भिन्न है, यह एक प्रकार का क्या है, भिन्न है। और ये जो है 3q एक क्या है, पूर्णांक है। 3q एक क्या है, पूर्णांक है। 3q एक क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए देखिए, और हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न क्या होता है, बराबर नहीं होता है, हमेशा बराबर नहीं होता है। तो ये आ जाएगा देखिए p² बाई में q डज नॉट इक्वल टू 3q, यानी ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम लोग जो मानकर चल रहे थे कि यह एक परिमेय संख्या, वो मानना क्या होगा, गलत हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः LHS और RHS में विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया, आपका अप्रूव्ड हो गया। तो ये जो 15 सवाल आज आप लोग को कराया गया है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और एक कल होने वाला मैट्रिक एग्जाम में निश्चित आने की गारंटी है। तो इसको अच्छा से आप लोग कर लेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अच्छा से एग्जाम